दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 8 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स को देखेंगे न्यूज़ में क्या कुछ सवाल आपके परीक्षा उपयोगी बन सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए इन उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में आपके लिए सवाल भी रखा गया है। चलते हैं पहले सवाल पर। हाल ही में किस राज्य ने इंद्रव्रज ऐप लॉन्च किया है? क्या ये उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है या बिहार है? सही उत्तर है दोस्तों, बिहार सरकार ने अभी इस ऐप को लॉन्च किया है। आपको पता होगा कि फ़िलहाल कुछ दिनों की घटना में बिहार में वज्रपात से काफ़ी लोगों की मौत हुई। एक दिन में 36 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसलिए वज्रपात यानी ठनका गिरने से बचने के लिए बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने एक ऐप बनाया है जिसका नाम इंद्रव्रज रखा गया है। यह एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर पर और जहाँ पर भी जो है एप्लीकेशन डाउनलोडिंग संस्था है वहाँ पर इसे फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन विभाग ने ठनका से बचने के लिए इसमें कई सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराया है। चलते हैं दूसरे सवाल पर। हाल ही में किस संस्था ने कीटाणु शोधक बॉक्स यूनिसेव्योर विकसित किया है? क्या ये IIT मद्रास है, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी या IIT बॉम्बे? सही उत्तर है दोस्तों, IIT रुड़की ने अभी जो है इसे विकसित किया है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। और ये यूनिसेव्योर जो है ये एक कीटाणु शोधक बॉक्स है। IIT रुड़की द्वारा इसे बनाया गया है। ये बॉक्स क्या करेगा? व्यक्तिगत सामान, अपैरलर, PPE किट और अन्य चिकित्सा उपकरणों को जीवाणु रहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कोविड-19 स्वच्छता के उच्चतम मानक को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे सिनेमा हॉल, मॉल आदि में भी कीटाणु शोधन बॉक्स आसानी से स्थापित किया जा सकेगा। ये जो यूनिसेव्योर कीटाणु बॉक्स है ये हाईली रिफ्रैक्टिव जियोमेट्री पर मेटल की एक परत चढ़ाई गई है जो व्यक्तिगत सामानों को कीटाणु रहित करने के लिए UVC मतलब अल्ट्रावायलेट जो है किरण लाइट के कैलिब्रेटेड रास्ता साफ करती है। और इसके अलावा बॉक्स में UVC लाइट के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा स्विच भी लगाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चित्र, ये एक बॉक्स है जिसका नाम यूनिसेव्योर रखा गया है। IIT रुड़की द्वारा इसे विकसित या बनाया गया है। आइए देखते हैं तीसरा सवाल, महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये 2019 में विधेयक के तौर पर पारित करके इसे लाया गया था IFSCA संस्था को। क्या सुरेश कौल हैं या विवेक देवराय हैं, इंजेती श्रीनिवास है या उर्जित पटेल है? सही उत्तर है दोस्तों, इंजेती श्रीनिवास को अभी इसके पहले अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। इसके बारे में कुछ और देखते हैं तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये है इंजेती श्रीनिवास। ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, उड़ीसा कैडर के सेवानिवृत्त 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं और इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंजेती श्रीनिवास जो है 31 मई 2020 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में जो है सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए इसका जो है अध्यक्ष बनाया गया है। अब जो ये संस्था का नाम हम लोग जाने, इस संस्था के बारे में कुछ बैकग्राउंड जानते हैं, कैसे गठित हुई, इसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो जो IFSCA है ये 2019 में ही संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जो है 12 दिसंबर को देश में क्या था, सभी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय गतिविधियों को नियमित करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना करने का विधेयक पारित हुआ था। और उसी विधेयक के तहत 27 अप्रैल को जो है केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण की जो है स्थापना की गई थी। और अधिसूचना में यह कहा गया था कि इसका मुख्यालय कहाँ होगा? गांधीनगर, गुजरात की राजधानी में होगा। गांधीनगर में भी कहाँ? गिफ्ट सिटी, जिसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी, जहाँ भारत का पहला IFSC स्थित होगा। जो IFSC में एक अध्यक्ष शामिल होगा। और IFSCA अधिनियम 2019 इसके अंतर्गत सेबी, RBI, IRDA आदि नियामक जो है ये सारे आएंगे। तो IFSCA अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक नियामक द्वारा एक सदस्य को नामित किया जाएगा। इसके अलावा IFSCA में केंद्र सरकार के 2 सदस्य भी होंगे। पहले के वीडियो में मैंने IFSCA के बारे में जो है काफ़ी डिटेल में कवर किया है। प्लेलिस्ट में डेली करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट बजाइए, वहाँ आपको यह आप जाएंगे 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स में तो आपको वहाँ पर पूरा डिटेल इसके बारे में मिलेगा। एक एक चीज़ वहाँ पर मैंने डिस्कशन कर रखा है। और आज के डिस्कशन में बस इतना ही, यहीं पर रखते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में किस
फार्मास्यूटिकल कंपनी को रेमडेसिविर के जेनरिक संस्करण के लिए अनुमति मिली है। मतलब रेमडेसिविर को जो है उसका जेनरिक वर्जन जो है भारत में बनाया जाएगा। कौन सी कंपनी उसे बनाएगी? क्या वो सिप्ला है या माइलान एनवी है, हेटेरो है या ग्लाइकोन फार्मा है? सही उत्तर है दोस्तों माइलेन एनवी को जो है यह अभी अनुमति दिया गया है कि आप रेमडेसिविर का जो है जेनरिक वर्जन आप बनाइए। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी मालियान एनवी को भारत में कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के इलाज के लिए गिलियड साइंस रेमडेसिविर दवा के अपने जेनेरिक संस्करण को लॉन्च करने के लिए डीजीसीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि ये माइलेन एनवी वर्तमान में जेनरिक और विशेषता फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और वो जो जेनरिक दवा बनाएगी रेमडेसिविर, उसका नाम रखेगा क्या? डेसरेम, DESREM, डेसरेम रखा जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा क्या, रेमडेसिविर के जेनरिक संस्करण जो बनाएगी मालियान एनवी कंपनी। अगला सवाल है, हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसने लिखी है? सी रंगराजन, निर्मला सीतारमण, उर्जित पटेल या इंजेती श्रीनिवास? सही उत्तर दोस्तों उर्जित पटेल ने इस किताब को लिखा है। आप देख सकते हैं ये है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर और ये है उर्जित पटेल। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। छठा सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया है? क्या ये आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है या केरल है? सही उत्तर है दोस्तों पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो है सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? हुआ यह है कि अभी केंद्र सरकार ने 59 चीनी मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। तो पश्चिम बंगाल राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित कर दिया जो कि बहुत लोकप्रिय चीनी दस्तावेज स्कैनिंग ऐप था जिसका नाम कैम स्कैनर सभी लोग जानते थे, उसको जो है रिप्लेस कर दिया। उसके जगह पर एक बेहतर विकल्प के रूप में सेल्फ स्कैन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जो विभिन्न एप्लीकेशन डाउनलोड प्लेटफॉर्म पर मुफ्त उपलब्ध होगा। तो आप देख सकते हैं ये है एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम सेल्फ स्कैन रखा गया है। मेक्स इट ईजियर टू डिज़ाइन, कन्वर्ट, रिट्रीव, एडिट, प्रोटेक्ट, शेयर एंड कोलैबोरेट ऑफ ऑल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट इन डिजिटल वर्क प्लेस। तो ये हम लोगों ने देखा क्या, सेल्फ स्कैन मोबाइल ऐप के बारे में जो पश्चिम बंगाल ने अभी बनाया है। चलते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में किस देश ने अपने खुफिया सैटेलाइट ओफेक 16 को लॉन्च किया है? किस देश का है ये? क्या भारत का, चीन का, ईरान का या इजराइल का? आप इसे इजराइल दिखेगा तो इसका सही उत्तर है इजराइल ने ही अभी इसे ओफेक 16 को लॉन्च किया है। थोड़ा देख लेते हैं ओफेक 16 के बारे में। तो सेंट्रल इजराइल के पामचिन एयरबेस इजराइल ने अपने खुफिया उपग्रह ओफेक 16 को लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह उपग्रहों के अपने परिवार के तहत इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया 12वां सैटेलाइट है। जो ओफेक 16 सैटेलाइट है इसे सावित 2 रॉकेट के पेलोड के रूप में लॉन्च किया गया था। तो ये हम लोगों ने देखा ओफेक 16 के बारे में। इसके बारे में और भी तथ्यों को देखते हैं। तो ओफेक 16 जो है इसे बनाया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। साथ ही साथ जो ओफेक 16 है इसका उपयोग कौन करेगा? इजराइल सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। और इसमें कैमरा और पेलोड जो है वो इजराइल कंपनी एल्बिट सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। वहीं रॉकेट सेबिट 2 का भी निर्माण जो है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा ही किया गया है। अब जो है ये उपग्रह इजराइल की निगरानी क्षमताओं में सुधार करेगा क्योंकि एक सप्ताह में इससे पहले चित्र आने वाली की उम्मीद है। मतलब कि ये जो है किस में करेगा? निगरानी क्षमताओं में जो है यह सुधार करेगा इजराइल के। अब जो है ईरान के सशस्त्र बलों और उनके परमाणु कार्यक्रम के घटनाक्रमों की निगरानी के लिए नए खुफिया उपग्रह ये ओफेक 16 यहाँ टिक नहीं होगा, ये ओफेक 16 के मुख्य कार्य का उपयोग किया जाएगा। और ओफेक 16 का उपयोग लेबनान और सीरिया की सीमाओं के घटनाक्रम की बारीकी से निगरानी के लिए भी किया जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा ओफेक 16 के बारे में। ये आप चित्र देखें, ये है ओफेक 16 जिसे लॉन्च करते समय का चित्र है। अगला सवाल 8वां सवाल, हाल ही में IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपना कितना वर्ष पूरा कर लिया है? क्या 25 वर्ष, 50 वर्ष, 75 या 100? सही उत्तर है दोस्तों 100 वर्ष जो है अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपना पूरा कर लिया है क्योंकि 1920 में इंडिया ने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था और 2020 ये जो है 100 वर्ष पूरा हो जाता है यहाँ पर। तो ओलंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों की भागीदारी के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय ओलंपिक संघ ने क्या किया है?
एक नई ब्रांडिंग और दृश्य पहचान को अपनाया है। नई ब्रांडिंग और दृश्य पहचान में भारतीय ओलंपिक संघ का एक संस्थागत और वाणिज्यिक लोगो भी शामिल है। मतलब कि लोगो जो है पहले कुछ और था, इसे अब नया कर दिया गया है। अभी आपको उसका चित्र मैं आपको दिखाऊंगा। अब इस लोगो में क्या किया गया है, भारतीय एथलीटों के योगदान को चिन्हित किया जाएगा और पिछले 100 वर्षों की अवधि में इन एथलीटों के भावुक काम ने आज भारतीय ओलंपिक संघ के तहत टीम इंडिया के निर्माण में मदद की है। मतलब कि जो 100 वर्षों का जो भारतीय एथलीटों का अपना योगदान है, उस योगदान के लिए ऐसा किया गया है कि उससे पहले जो लोगो ऐसा था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, जिसे बदल करके अब इस तरह से कर दिया जाएगा, जो कि एक तरह से इंडिया को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम लोगों ने देखा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिन्होंने हाल ही में 100 वर्ष अपना पूरा किया है। 9वें सवाल पे चले। हाल ही में आणविक नैदानिक प्रशिक्षणों की मैनुअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए भारत की पहली मशीन किसने लॉन्च की है। मतलब नैदानिक प्रशिक्षण जो है उसको मैनुअल प्रक्रिया में को स्वचालित करने में, अभी क्या हो रहा था, जो भी चीज़ें हो रही थी कोविड-19 की वो मैनुअल हो रही थी, लेकिन अब ये स्वचालित ऑटोमेटिक कर देगा। तो पहली मशीन किसने लॉन्च की है, क्या IIT दिल्ली, माईलैब या जाइडू फार्मा या IIT रुड़की ने। सही उत्तर दोस्तों माईलैब नामक संस्था ने अभी इस तरह का जो है क्या किया है, स्वचालित जो है मैनुअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए मशीन विकसित किया है। जो ये पुणे स्थित आणविक जीव विज्ञान कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, उसने कॉम्पैक्ट एक्सेल, इसका नाम याद रखिएगा, कॉम्पैक्ट एक्सेल नाम का एक कारतूस आधारित एमुनेशन आधारित मशीन लॉन्च की है। मतलब यह एक समय में जो है कई नमूनों का प्रशिक्षण करेगी और उसका संचालन करने में सक्षम है। तो ये हो गया आपको कॉम्पैक्ट एक्सेल। मतलब कई इसलिए कर लेगी क्योंकि मैनुअल से ऑटोमेटिक हो गया तो काम फटाफट हो जाएगा। और मशीन जो है प्रयोगशाला तकनीशियों के लिए नमूनों को संभालने और जांचने की आवश्यकता को कम कर देगी, क्योंकि एक व्यक्ति मशीन को संचालित करने में सक्षम होगा। अब पहले क्या था, मल्टीपल टाइप ऑफ आदमी लगेंगे, 2-3 आदमी लगते थे ऑपरेट करने में। अब यह क्या हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, तो एक आदमी बैठ करके ही जो है सारे चीज़ों को ऑपरेट कर लेगा। तो ये इसका कहने का मतलब है, और इसमें क्या होगा, ज़्यादा चेकिंग हो पाएगी। ये आपको देख सकते हैं माईलैब यहाँ पर दिख रहा है। चलते हैं आज के वीडियो के अंतिम सवाल पर। हाल ही में ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ग्रेटी में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, क्या 31वां, 34वां, 40वां या 45वां। तो आपको पता ही होगा, इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है। मतलब रियल एस्टेट में भारत में कितनी ट्रांसपेरेंसी है उसके बारे में वर्णित में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो अभी 34वां स्थान जो है ग्रेटी में भारत को प्राप्त हुआ है। कुछ ग्रेटी के बारे में देख लेते हैं। किस लिए स्थान सुधार हुआ है, स्थिरता पहल और विनियामक सुधारों ने भारत के रियल एस्टेट उद्योग में पारदर्शिता के उच्च स्तर को बढ़ाया है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने अपनी रैंकिंग को द्विवार्षिक वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वें स्थान पर सुधार कर लिया है। आप यहाँ पर देखिए एक फैक्ट, जो चीज़ें डिस्कशन किया है तो उसको ध्यान से देखिएगा। द्विवार्षिक मतलब अब ये ग्रेटी जो है 2 साल पर निकाला जाता है एक बार, मतलब कि ये हर साल नहीं निकलता। इससे पहले ये 2018 में निकला होगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, डिस्कशन को ध्यान से सुना करिए। अब आते हैं इस रैंकिंग में। ठीक है, 34वां स्थान तो भारत को मिला। पहले स्थान पे कौन है, यूनाइटेड किंगडम पहले स्थान पर है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दूसरे और तीसरे स्थान पे है। आपको बता दें चीन अभी चर्चा में है, तो चीन जो है भारत से ज़्यादा नहीं, 32वें स्थान पर चीन है और 34वें स्थान पर भारत अवस्थित है इस रैंक में। तो आज के वीडियो का हम लोगों ने क्या किया, 10 सवाल को जिक्र किया। आगे देखते हैं हम लोग। ये है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स का लोगो। अब ग्रेटी के बारे में हम लोग देखते हैं कि ग्रेटी जो है दुनिया भर में क्या करती है, अचल संपत्ति बाजार में पारदर्शिता के मामले में एक अनूठा बेंचमार्क स्थापित किया है और विदेशी बाजारों में निवेश और संचालन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक आवश्यक मार्गदर्शिका के रूप में काम किया है। ग्रेटी को संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित संपत्ति और निवेश प्रबंधन सेवाओं फर्म जोन्स लैंग लासेल शामिल JLN द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किया जाता है। जोन्स लैंग लासेल द्वारा जो है, किसके द्वारा, जोन्स लैंग नासेल JLN, जो कि UN में एक संपत्ति और निवेश प्रबंधन सेवा का संस्था है, वो इसे द्विवार्षिक रूप से जारी करती है। पहली बार जो है 1999 में जारी किया गया था। इस वर्ष ग्रेटी का 11वां संस्करण चिन्हित किया गया है और 11वें संस्करण में कुल 163 शहरों और 99 देशों को शामिल किया गया था। ये हम लोगों ने ग्रेटी के बैकग्राउंड के बारे में भी देखा।
तो आज का वीडियो का यह अंतिम सवाल था। अब देखते हैं, कल आपके लिए मैंने सवाल पूछा था बलराम योजना, तो इसके सही उत्तर सभी लोगों ने सही दिया था। कुछ लोगों ने डिटेल भी दिया था। इसका सही उत्तर है उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। तो आज के लिए आपके लिए सवाल है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान चलाया है? क्या ये उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है? तो इसका उत्तर आप कमेंट करिएगा, साथ ही साथ डिटेल में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, साथ ही साथ इसे शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video।